हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है सीजी व्यापम के द्वारा 7 दिसंबर को अमीन पटवारी का, तो उसका प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशंस को और आसान बनाने के लिए हम आज लेकर के आए हैं मैथ के 40 क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ का भी क्वेश्चन लाइए, तो ये मैथ का क्वेश्चंस के लिए है। मैथ का 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के दिखेंगे और जो 10 क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग के दिखेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, इस विदाउट स्किप किए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको, पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा को रेस्ट्रिक्ट को CTRISTRE लिखा जाता है, स्टार्टिंग को NGTIARST, और जो माउंटेन है INTAUNMO लिखा जाता है। तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला जो है उसको मैं बता देता हूं दोस्तों, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। रेस्ट्रिक्ट को देखिए RESTRICT इस क्रम में लिखा जाता है। तो इस क्रम में लिखने के लिए देखिए इसको क्या लिखा जाता है, CT। अब CT किस तरीके से लिखा गया है इसको भी हम जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए CT कहाँ से आया है। इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 3 नंबर मान लेते हैं, इसको 4 नंबर, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो जो पहला क्रम है दोस्तों किस क्रम में रहेगा, तो इसको क्रम बाई करने के लिए 7 8 5 6, उसके बाद फिर 3 4 1 2 के क्रम में आप बैठा लीजिए, ठीक है। एक पहला क्या है 7 8, यानी 7 8 के क्रम में क्या है CT। उसी प्रकार 5 6 के क्रम में RI, तो यहाँ पर हम RI लिखेंगे। फिर ST, उसके बाद फिर RE, तो यहाँ पर RE है, ठीक है। तो इस क्रम में देखिएगा तो ये वाला सॉल्व हो जाता है। इसी क्रम में हम अगर इसको सॉल्व करेंगे इन्वेलप को, तो क्या बनेगा, देखिए ENVELOPE, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 8 को पहला नंबर पे बैठाना है। तो 7 में क्या है P है, उसके बाद E है, फिर L आएगा, फिर O आएगा, LO, फिर VE, फिर यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों VE। इसी प्रकार से EN, तो EN यहाँ पर दे दीजिए। क्या आ रहा है दोस्तों PELOVVEN, तो ये किस में दिया हुआ है PELOVEEN, आपका B नंबर पे दिया हुआ है। तो B नंबर करेक्ट आंसर है। आप खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग को इस तरीके से लिखा गया है और माउंटेन को इस तरीके से लिखा गया है। तो एनवेलप के क्या लिखा जाएगा, PELOVEEN के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के ही, एक निश्चित कूट भाषा में फेंट को इस प्रकार लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है। GRME को इस तरीके से लिखा जाता है। उसी भाषा में POIL को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो आप A से लेकर के Z तक के जितने भी नंबर है उसके क्रम को जानना पड़ेगा। तो ये जो क्रम है दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, N दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो F कितने पोजीशन में आता है, 6 पोजीशन में आता है। इसी तरीके से A कितने पोजीशन में आता है, 1 पोजीशन में आता है। I कितने पोजीशन में आता है, 9। और जो N है वो कितने पोजीशन में आता है, तो यहाँ पर 14 पोजीशन में आता है। इसी तरीके से जो T है वो कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, तो 20वां पोजीशन में आता है। आप देख पा रहे होंगे जो ये क्रम है, ये क्रम को आप जस्ट उल्टा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो ये जो है कौन सा क्रम प्राप्त होगा, देखिए ये क्या होगा। सबसे पहला T जो है, T का 20 लिखा गया है, उसके बाद N का 14 लिखा गया है, फिर I का 9 लिखा गया है, A का 1 लिखा गया है, 1 है, और ये जो F है उसका क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। यानी कि जो क्रम है उसको क्या कर दिया है, उलट दिया है। उलटने के बाद उसके नंबरिंग को क्या कर दिया है, ले लिया है। तो आपका फेंटा को ये मिल जा रहा है
POIL का आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। POIL का आप क्रम देख लीजिएगा। P जो है वो कितने पोजीशन में आता है, 16 पोजीशन में आता है। O आपका 15 पोजीशन में आता है। इसी तरीके से I 9 पोजीशन में आता है। L कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, ये आता है आपका 12वां पोजीशन में। जस्ट इसके उल्टा करेंगे तो कौन सा क्रम प्राप्त होगा, 12, 9, 15 एंड 16। ये जो है ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखते हैं 12, 9, 51, 16, 12, 9, 15, 16 है। 12, 9, 15, 16 यहाँ पर दूसरा पोजीशन में दिख रहा है। 12, 9, 15, 61 है। तो ये दूसरा पोजीशन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। तो बी नंबर करेक्ट आंसर आपका लग जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, बार बार देखेंगे और बार बार आपको कैसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेंगे, रिबेक स्टडी चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 के रूप में लिखा जाता है, कूट पद किया जाता है, और BEA को 10 के रूप में कूट पद किया जाता है। इसी तरीके से जो उसी भाषा है उसी भाषा में ECG को किस प्रकार कूट पद किया जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला तो आप A ले लीजिए, उसके बाद फिर C ले लीजिए, फिर D ले लीजिए। इसके बीच में आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिए दोस्तों। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि जो A है वो कितने पोजीशन में आता है, वही 1 पोजीशन में आता है, और जो C है तीसरे पोजीशन में आता है, D चौथे पोजीशन में आता है। यानी कि 1 × 3 × 4 जब करेंगे तो कौन सा क्रम प्राप्त होगा, 4 तिया 12 एकम 12 क्रम यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो 12 हमारा आंसर निकल करके आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम ECG को करेंगे, यानी ECG को करेंगे तो E को कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, ये आप BEA को निकाल लीजिएगा। ECG कितने पोजीशन में आता है, ECG आता है आपका E 5वें पोजीशन में आता है, जो C है वो तीसरे पोजीशन में आता है, और इसी तरीके से जो G है कितने पोजीशन में आता है, 7वें पोजीशन में आता है। यानी 7 तिहाई 21 और 21 पंचे कितने हो जाता है, 105 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है दोस्तों, A नंबर हो जा रहा है करेक्ट आंसर 105। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कि एक हिंदी कुट भाषा में आपको COBBLESTONES को इस तरीके से लिखा जाएगा, उसके बाद फिर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसी कोड को जो भाषा है THYCARDIAS को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहला क्या करना है आपको, इसको आपको लिख लेना है COBBLESTONES। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों ये कितने कितने क्रम में बन जा रहे हैं, 4 क्रम में बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जो 4 क्रम बन जा रहे हैं, अब ये 4 क्रम कैसे कैसे बनेंगे देखिए। 4 क्रम में अब आपको उल्टा लेना है। कैसे लेना है, इसको आपको B को पहले ले लेना है, ठीक है, फिर B को सेकंड नंबर पे लेना है, फिर O लेना है, C लेना है। अब आप समझ जा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर रखे हैं। T को फर्स्ट लेना है, उसके बाद फिर S हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर L हो जाएगा। इसी तरीके से ONES को यहाँ पर पहले नंबर पे S हो जाएगा, दूसरे नंबर पे E हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, O हो जाएगा। ये जो क्रम होगा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, BB OC। ठीक है, उसके बाद TSEL आप मैच कर लीजिए, उसके बाद फिर SENO देख लीजिए, SENO। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए TACHYCARDIAS, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले 4 के क्रम बना लीजिए। जितना आसान आपको लग रहा है दोस्तों, उतना आसान एग्जाम में होने वाला नहीं है। उतना आसान बनाने के लिए आपको बार बार इसको स्किप करके, विदाउट स्किप के देखना है। ठीक है, या तो स्किप करके देखिए, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है मेरे वीडियो से, तो विदाउट स्किप किए आप समझ सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता सकूं, ताकि आप 30 सेकंड में आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सके। ठीक है, अब इसके क्रम में आप उल्टा लिख लीजिए, क्या है, HCAT। ठीक है, पहला निकल गया, उसके बाद RACY, जस्ट मैं उल्टा करते जा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद SAID। ठीक है, पहला H दूसरा D,
यहाँ पर पहला H है, दूसरा D है, पहला H है, दूसरा D है, पहला Y, दूसरा D, यहाँ पर H है, यानी कि इस ये या तो ये होगा या तो ये होगा। चलिए मैच करते हैं। HCA, तो पहला HAC है, तो पहला वाला भी कट हो गया, यानी अब दूसरा वाला को मैच करते हैं। HCA हो रहा है, TRA तक मैच हो गया है, CYS AID, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो बी नंबर पे टिक लगा के आपको चला आना है, ठीक है। इसी तरीके से जो एग्ज़ाम है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि NUVUDU को वाटर इज लाइफ के रूप में लिखा जाता है। तो HUDURU को ब्रिंग मी वाटर के रूप में लिखा जाता है। TUVURU को ब्रिंग इज वेल के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वेल शब्द के लिए कौन सा कूट है? तो वेल शब्द के लिए सबसे पहला ये जानना पड़ेगा। सबसे पहला क्या जानना पड़ेगा दोस्तों? तो नंबर वन पे आप बनाइए NUVUDU, ठीक है। ब्रिंग मी वाटर और ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। ब्रिंग मी वाटर और वाटर इज लाइफ में सेम टू सेम क्या है? इसमें सेम टू सेम नहीं हो रहा है दोस्तों। ब्रिंग इज वेल, ब्रिंग सेकेंड वाला देखिए, आप सेकेंड वाला को देखते रहिएगा। पहले वाले को मैच करते हैं NUDU, उसके बाद फिर HUDURU, TUVURU। ये तीनों में देखिएगा एक एक है, 1 2 3 3 के क्रम में, 1 2 3 3 के क्रम में बना हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करने से पहले क्या देखिएगा? वाटर इज लाइफ, ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। इसमें क्या है? पहला वाला जो दिया हुआ और सेकंड वाला, यानी ये वाला जो पहला है और ये सेकंड वाला जो दिया हुआ है, इसमें कोई भी सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है वाटर, ठीक है, वाटर कर रहा है। तो पहला वाला इसका देख लीजिए, सेकंड वाला इसका देख लीजिए, मैच क्या हो रहा है? NUVUDU HUDURU, यानी कि DU मैच कर रहा है। तो DU यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाटर और यहाँ से DU गायब हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि जो वाटर है ना, वाटर के लिए क्या हम खोज रहे हैं? DU खोज रखे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड वाला और थर्ड वाले से कंपैरिजन करेंगे। सेकंड वाला में देखिए जो ब्रिंग है, ब्रिंग मैच कर रहा है। तो ब्रिंग जो है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ब्रिंग जो है सेकंड वाले में किससे मैच कर रहा है? HURU, HU तो नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में हमको RU मिला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो है ये जो RU यहाँ पर है और RU यहाँ पर है। हमारे यहाँ जो इसमें है वो क्या बच गया? HU बच गया, और इसमें बच गया TU, और इसमें हमारा क्या बच गया दोस्तों? NU और VU। आप इसी से समझ पा रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको देखते रहिएगा कि हमारे पास बचा क्या है। यहाँ पर बचा हुआ है इज के लिए। तो इज के लिए यहाँ पर सेम है, ठीक है। हमारे पास बचा है TU। तो यहाँ पर क्या बचा था? पहले वाले जो कॉलम है इस पे देखिए मैच क्या हो रहा है। हमारे पास बचा क्या था? इसके लिए ब्रिंग के लिए सॉल्व हो गया, ये ब्रिंग के लिए सॉल्व हो गया, यानी ब्रिंग इसमें मैच कर रहे हैं और RU इस पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिंग यहाँ से हट गया। इज और इज यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इज किससे मैच कर रहा है? तो VU से मैच कर रहा है, यानी हमारे पास वेल बच गया। तो वेल के लिए क्या हम मिल रहा है दोस्तों? TU मिल रहा है, ठीक है। तो वेल के लिए क्या है? वेल शब्द के लिए यहाँ पर TU करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ दोस्तों, और बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है हम देख पा रहे होंगे, एक निश्चित कूट भाषा में GERMAN को इस तरीके से लिखा जाता है, RUSTIC को इस तरीके से लिखा जाता है। तो DIVIDE को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं, एक एक चीज़ को देखेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। GERMAN, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले हम एक चीज़ इसमें देख लेंगे कि क्या चीज़ें मैच हो रही है, ठीक है। H यहाँ पर है, F यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद फिर S है, L है,
जेड है और एम है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला इस वाले चीज़ को, ए वाले चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आया। जी के बाद एच लाने के लिए हमको +1 करने पड़ेंगे, ठीक है, तो एच चला आएगा। इसी तरीके से ई के बाद एफ लाने के लिए +1 करने होंगे, आर के बाद एस लाने के लिए +1 करने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एम के बाद +1 करेंगे तो फिर एन हो जाएगा, एम से पहले यानी -1 कर देंगे तो हमारा एल निकल करके चला आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए -1 में ले जाएंगे तो यहाँ पर जेड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से n-1 करेंगे तो m प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 3 लगातार आपको +1 +1 +1 दिखे, फिर 3 लगातार -1 -1 दिखे। तो इसी क्रम में आपको लिख लेना है किसको, DIVID को, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं DIVIDE को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर +1, डी के बाद क्या चला आता है, ई चला आता है। इसके बाद फिर +1 कह रहा है तो फिर हम जे कर लेते हैं। इसके बाद भी के बाद फिर +1 कह रहा है तो डब्ल्यू हो जाता है। फिर अब 3 लगातार -1 करने होंगे हमें, तो -1 जैसे आई से -1 करेंगे तो एच प्राप्त हो जाएगा, और डी से जो -1 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है, सी प्राप्त हो जाता है। ई से -1 करेंगे तो यहाँ पर डी प्राप्त होता है। तो हमारे सामने निकल करके क्या आया, EJWHCD। EJ खोजना है अब आपको, EJ डी में भी है और सी में भी है। EJW खोजना है, EJW अरे दोनों मैच कर रहा। HCD खोजना है तो HCD देखिए यहाँ पर मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, EJWHCD करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में POM को 43 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। HAN को 22 के रूप में लिखा जाता है। इसी तरीके से जो भाषा है उसी भाषा में BRO को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे दोस्तों, ये तो भैया आपको टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि POM जो है, अब हमने बताया A से Z तक के नंबर को आप देख लीजिए कि कितने कितने नंबर है। P कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो P 16 नंबर पे चला आता है। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। इसी तरीके से N कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो M आ जाता है 13 नंबर पे, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो इन तीनों को जोड़ देने पर 44 आ जाता है, ठीक है। तो 44 आ जाता है दोस्तों, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 43 आ जाना चाहिए। 44 में 1 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा 43 निकल जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो 43 हमने ले लाया। क्या HAN को 22 के रूप में लाया जा सकता है, जी हाँ। कैसे लाया जा सकता है, HAN को, H कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, H आ जाता है 8वें पोजीशन पे, ठीक है। A पहले पोजीशन में आता है और जो N है वो कितने पोजीशन में आता है, 14वें पोजीशन में। तो यहाँ से 8 और 1 9 हो जाता है, और 9 4 13 हो जाता है, यानी 23 आ जा रहा है। -1 हम कर देंगे तो कितना चलाएगा, 22 चलाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हमको BRO को निकाल लेना है। तो BRO को कितना, B दूसरे पोजीशन में आता है, R यहाँ पर 18वें पोजीशन में आता है, और जो O है वो कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, 15वें पोजीशन में। काउंट कर लीजिए, 18 15 33 और 2 हो जाता है 35। 35 में से 1 आपको घटा देना है, कितना आ जाएगा, 34। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर निकल करके आ रहा है 34 नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में पिंक को 25 के रूप में लिखा जाता है, हियर को 16 के रूप में लिखा जाता है, तो फेल को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ये जानने से पहले क्या करेंगे, हम इसको देख लेते हैं कि पिंक को 25 के रूप में किस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 25 के रूप में लिखा जाने के बाद हम देखेंगे PINK, लो भाई कर लेते हैं। P 16 पोजीशन में आता है, I 9 पोजीशन में आता है, N आपका 14वें पोजीशन में आता है, और K आपका 11वें पोजीशन में आता है, ठीक है। तो अब इन सबको काउंट कर लो, 16 और 9 हो जाता है 25, और 11 और 14 हो जाता है 25। तो 25 और 25 50 हो जा रहे हैं भाई, हमको तो 25 चाहिए थे। तो 25 चाहिए थे तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, हमारा 25 निकल गया। चलो, पहले तो हमने सॉल्व कर लिया कि पिंक को 25 के रूप में लिखा जा सकता है।
तो इसी तरीके से क्या ईयर को 16 के रूप में लिखा जा सकता है, तो ट्राई कर लेते हैं। HEAR, ठीक है। एच कितने पोजीशन में यहाँ पर होता है, 8 पोजीशन में। ई 5वें पोजीशन में होता है, ये 1 पोजीशन में आता है। और आर कितने पोजीशन में आता है, 18वें पोजीशन में। इसको काउंट कर लो, 19 आता है, इसको 24 आता है और इसको 32 आता है। चलो 32 आ रहा है भाई, तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से अब जब दोनों करेक्ट हो जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, FAIL यानी कि फेल को निकाल लेंगे। एफ कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, 6वें पोजीशन में आता है। ए कितने पोजीशन में आता है, 1वें पोजीशन में आता है। आई जो है वो कितने पोजीशन में आता है, 9वें पोजीशन में आता है। एल 12वें पोजीशन में आता है। इसको काउंट कर लो, 7 हो जाएगा। इसको काउंट कर दो कि 16 हो जाएगा। 16 12 का 28 हो जाएगा। चलो 28 हो जा रहा है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करके 14 ले लाते हैं। देखो करेक्ट आंसर क्या है, 14। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, ये भी कूट वाला है। तो कूट वाला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए मैं अभी चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेड को इस तरीके से लिखा जाता है भाई, TALMN को ऐसे लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में RELM को किस कूट पक्त के रूप में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे दोस्तों, देखिए ये काफ़ी टफ होने वाला है। तो इसको टफ नहीं, इसको बनाना है ईजी। तो इसको ईजी बनाने के लिए आप देखिए, तीनों को आप लिख लीजिए, तीनों को देख पा रहे होंगे। ग्रेड को देख लीजिए, ग्रेड को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, और इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसको लिखे जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन तीनों को आप ले लीजिए। किसको ले लीजिए, इसके बीच वाले भाग को, यानी जी को हटा दीजिए, टी को हटा दीजिए, आप रख लीजिए REAT, ठीक है। सॉरी, टी को हटा देना है आपको, REA को लेना है। किसको लेना है, REA को लेना है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, तो आगे हमारा क्रम में क्या लेना है, इसके बीच वाले भाग को ले लीजिए, यानी 6 3 2 को ले लीजिए, यानी 9 और 1 को हमने हटा दिया, ठीक है। पहले वाले से हमको ये प्राप्त हो जा रहा है। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि इसके बीच में हमारा क्या हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में हमको क्या ले लेना है, इसके बीच में अब यहाँ 3 लिए थे, अब इसको हमको 2 लेना है। तो 2 ले रहे हैं L और M को। तो L और M को यहाँ पर 2 लेंगे, तो यहाँ पर 45 के क्रम को ले लेना है। कितना क्रम के, 45 क्रम को ले लेना है। अब ये पूरे को ऐड कर दो, तब पूरे को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जा रहा है, REALM, ये निकल गया। चलो अब सबको रखो, क्या रखोगे, तो रख दो 6 3 2 4 5। चलो ये वाला आंसर देखो, 6 3 2 4 5, 4 5 तो लास्ट में इसमें दिख रहा है, सी नंबर में। करेक्ट आंसर लगा करके चले आओ भाई, करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में 9 5 7 8 4 को ये लिखा जाता है। इसी तरीके से इसको 2 3 6 1 4 को LIKRT लिखा जाता है। तो उसी भाषा में 4 6 2 8 9 3 को क्या लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा दोस्तों 9 5 7 8 4, यानी कि इस क्रम में आपको क्या लिख देना है कि जो E है, E को 9 लिखा जा रहा है, G को क्या लिखा जा रहा है, 5 लिखा जा रहा है। ये हम ले कहाँ से रहे हैं, देखिए इसका क्रम को ले रहे हैं ना, देख लीजिए। Y को क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है। इसी तरीके से P को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, 8 लिखा जा रहा है। और T को क्या लिखा जा रहा है, 4 लिखा जा रहा है, यही लिखा जा रहा है। तो यहीं से आपको क्या उठा लेना है कि इसमें आपको फिर से देख लेना है, क्या देख लेना है कि L को क्या लिखा जा रहा है, L को 2 लिखा जा रहा है, I को यहाँ पर 3 लिखा जा रहा है, K को क्या लिखा जा रहा है, 6 लिखा जा रहा है, R को 1 लिखा जा रहा है, T को फिर से 4 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ से मैच कर रहा है, वो चीज़ें आपको देख लेना है। आपको देख लेना है कि ये 4 6 2 8 9 3 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर पे क्या है दोस्तों, 4, चलो 4 लिख लेते हैं, 4
6 2 8 9 3, ठीक है। तो 4 यहाँ पर देखो क्या लिखा जा सकता है, टी लिखा जा सकता है। 4 किस नंबर पे है, तो टी नंबर पे है, ठीक है। 6 कितना नंबर पे है, के नंबर पे है। और जो 2 है वो कौन से क्रम में है, देखो 2 के लिए यहाँ पर एल लिखा गया है। 8 के लिए क्या लिखा गया है, एल के 8 के लिए पी लिखा गया है। और इसी तरीके से 9 के लिए क्या लिखा गया है दोस्तों, 9 के लिए यहाँ पर ई लिखा गया है। और 3 के लिए क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है। तो आपको क्या मिल रहा है, टी के एल पी, टी के एल पी ई आई। चलो टी वाले स्टार्ट कर दो। टी आई है भैया, ये तो नहीं होगा। टी के वाले में देखो, इसको मैच करो, टी के एल पी ई आई, टी के एल पी ई आई। तो आ गया वो समझ में। तो डी नंबर करेक्ट लगा लेना, नहीं आया होगा तो वापस से फिर से इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख कर लेते हैं। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में टी वाई आर ई को ये लिखा जाता है यू जेड क्यू डी। इसी तरीके से एस ए एल ई को टी बी के डी के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में डी आई एस एच को क्या लिखा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बताने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले बैक हो जाइए कि क्या बैक होना है। जैसे हमने तीसरा या दूसरा क्वेश्चन देखा था, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी देख लेने हैं, ठीक है। टी के बाद देख लीजिए, यू लाने के लिए पहले हमको क्या करते हैं, +1 कर देते हैं हम। इसके बाद फिर +1 और करेंगे तो वाई के बाद जेड चला आ रहा है। लेकिन आर के बाद क्यू लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, क्यू के बाद आर आ रहा है, यानी कि आर के बाद यहाँ पर क्यू लाने के लिए -1 करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि DISH को कैसे लाया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप +1 कर लेना, +1 कर लेना, यहाँ पर -1 कर लेना, ठीक है। तो डी के बाद ई देखने को मिलेगा आपको, और इसी तरीके से जे देखने को मिलेगा, आर देखने को मिलेगा, और जी देखने को मिलेगा। ई जे आर जी, ई जे आर जी कहाँ पर है, तो 1 नंबर पे आपको दिख रहा है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये जो 11 क्वेश्चन रीजनिंग के थे वो परफेक्टली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो दोस्तों फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के जितने भी वीडियो मैंने बताया है वो अगर पसंद आया होगा, साथ ही साथ 1 से 11 तक के क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो जो है दोस्तों, वो है मैथ के क्वेश्चंस। मैथ के यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हम लेकर के आए थे, 30 क्वेश्चन, जिसमें एक रीजनिंग और एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि 29 क्वेश्चन जो है वो मैथ के हैं। तो मैथ के हर एक क्वेश्चन हर तरीके से लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को यहाँ से बिल्कुल बैक होकर के मत जाइएगा, क्योंकि अभी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खेल। ये खेल होने वाला है कि इसी से आपको एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ इंक्लूड होगा, ऐसे ही क्वेश्चन देखे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 12वां क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, भिन्न 2/5, 3/7, 4/9 इसका लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, 2/5, उसी प्रकार 3/7, फिर 4/9 का लघुत्तम समापवर्तक करने के लिए इन तीनों को ऊपर ऊपर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जब भी आप ज्ञात करेंगे तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला से बहुत आसान होने वाला है। जब भी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए देगा तो आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से भिन्न के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए LCM के बटे HCF, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जिंदगी भर आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से अब हम लोग देखिए सॉल्व करने वाले हैं। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, मैनेज करना पड़ेगा आपको। देखिए 2, 3, सबसे पहला ऊपर वाले को आपको एलसीएम निकालना है, यानी 2, 3 और 4 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 यहाँ से कट जा रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 रहेगा, 1, 3 बचेगा, 1, यहाँ पर 3 होकर नीचे सारे के सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 आपका ऊपर भाग वाला चलो निकल गया, ठीक है, एलसीएम आपका निकल गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं कि सबका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर मैच कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसका निकल रहा है 3 × 3,
1 × 3 इसका 1 × 7 निकल रहा है। इसी तरीके से 1 × 5 निकल रहा है। तीनों में कॉमन जो रहता है HCF वही रहता है, तीनों के में कॉमन आपका 1 देखने को मिलेगा। तो इसका जो HCF है क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ पर 1 नंबर निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो HCF है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बाकी जो है वो हट जाएगा, केवल HCF यहाँ से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या निकल करके आ रहा है, यही चीज़ें आपको देख लेना है। तो ये देखने से पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया था, 12 आया था, तो डी नंबर करेक्ट आपका होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 13वां क्वेश्चन की 2 संख्या दिए गए हैं, 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या है, HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM तथा क्रमशः 5 और 120 है। यदि इन्हीं 2 संख्याओं का योग 55 है तो इनके व्युत्क्रम का योग आपको निकालना है। तो इसके व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए आप सबसे पहला क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे ये कि कुछ नहीं करेंगे, अब करना ये है कि x और y को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x और y मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, यानी x बराबर 5, y बराबर 120। अब रख लो यहाँ पर मान 5 × 120 रख लो भाई। इसको सॉल्व करोगे तो कितना चला आएगा, 600 चला आएगा। यानी कि सबसे जो पहला समीकरण हमारा निकल गया 600। इसको ध्यान में रखते रहना क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, स्क्रीन छोटा है इसीलिए हटाना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते रहना। अब यहाँ पर ये x और y यहाँ पर देखे थे मल्टीप्लाई में, अब इसको ऐड में देखेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या चला आएगा दोस्तों, 55, यानी ये पहला निकल गया, यहाँ पर 55 निकल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि संख्याओं का जो योग है व्युत्क्रम के रूप में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। चलो मैं इसी कलर में अब बता देता हूँ। समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 2 मान लो इसको। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 आपको मान लेना है। इसी तरीके से अब मान रखना है आपको, क्या रखना है दोस्तों, 1/x + 1/y। ठीक है, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे आप तो x + y आ जाएगा और x × y आ जाएगा। इसी तरीके से x + y का जो मान है कितना है दोस्तों, 55 है। कितना है, 55 है। और जो x और y का जो मान है वो कितना है दोस्तों, 600 है। ठीक है, x + y यहाँ पर 55/600 हो गया आपका। अब इसको काट दो, चलो एक ही बार में हम काट देते हैं। जब इसको काटेंगे ना तो कट जाएगा, कितना में कटेगा, ये 11 × 5 = 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 × 5 = 600। ठीक है, 11/120 है क्या ऑप्शन में, 11/120, 11/120 है बी नंबर पे। कितना नंबर पे, बी नंबर पे है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ये ध्यान में रखते रहिएगा, अन्यथा आपका एग्जाम फॉल्ट होने वाला है। तो चलिए इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया 11/120। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं आपको, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दोगुना और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 3 है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसी तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बार बार आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं कहीं से तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। सबसे पहला क्या कर रहा है कि भाई छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यहाँ दिया हुआ HCF। ठीक है, इसको ज्ञात करना है तो यहाँ पहले फॉर्मूला बैठाओ। जब भी चलो LCM ज्ञात करने के लिए हमने बता दिया था कि LCM बटे क्या होता है HCF, लेकिन अब HCF ज्ञात करने के लिए आप क्या फॉर्मूला है, तो HCF ज्ञात करने के लिए HCF × LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको देख लो। अब इसी फॉर्मूला में हम रखेंगे मान, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो इस फॉर्मूला में मान रखेंगे तो भाई x × y हो जाता है। ठीक है, तो x × y जब हो जा रहा है तो ये कह रहा है कि पहला तो 2 गुना है, कितना है, 2 गुना है, जो xy है उसको 2 गुना मान लेते हैं, तो 2 गुना मान लो यानी 2x। ठीक है, इसी तरीके से आप कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है महत्तम समावर्तक कितना है, 3 है। सॉरी, अब देखो यहाँ पर क्या है, HCF × LCM, स्क्रीन छोटा है ना। HCF यहाँ पर कितना है, 3 है मान लेते हैं, LCM कितना है, 2 गुना है, तो यहाँ पर 2x मान लो। अब आएगा अच्छा समझ में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x और y मान के चलेंगे, x और y मान के चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 कैसे आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा।
अब जो y का मान है देखिए, ये जो इंटू कर दिए 6x के रूप में यहाँ पर चला गया, ax और ax क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास y, यानी y बराबर क्या आ जाएगा रहा है 6 आ जा रहा है। 6 ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ए नंबर 6 करेक्ट आंसर आपका देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 32 भागित 16 माइनस 5 गुना 2 बटे 11 भागित 22 गुना 8 माइनस 5 गुना 2 बराबर 1 बटे पी है, तो पी का मान आपको निकालना है। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, 1 से 2 मिनट में आपको ये भी सॉल्व करने होंगे। तो 1 से 2 मिनट में इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले आप मान रख लो, मान रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 भागित 16 माइनस 5 गुना 2 के बटे 11 भागित 22 गुना 8 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला कह रहा हूँ, इस तरीके से आप मान रखो। ठीक है, तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। 11 और 22 की डिवाइड में करो, तो 11 और जो 22 है उसको डिवाइड करोगे तो कितना चला आएगा, उसको डिवाइड करके इसके साथ इंटू करोगे, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 ले आओगे। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना। अब चूंकि आप बॉडमास रूल जान रहे हो कि सबसे पहला डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर आपका ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना चला आएगा, 2 चला आएगा, माइनस का 10 चला आएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल करके कितना चला आ रहा है, ये चीज़ें निकल करके आ रही है। ठीक है, अब ये चीज़ें जब निकल करके आ रही है तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई माइनस का 8 हो जा रहा है, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 6 हो जा रहा है। ये माइनस माइनस काट सकते हैं हम, इसको जब काटेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या निकल करके आ रहा है, 4/3 निकल करके आ रहा है। तो भाई ए नंबर पे 4/3 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए नंबर हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, मानना नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ये नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित गणितीय कथन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। 18/292 और 73/144 गुणा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 19 दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। कैसे सॉल्व होगा भैया, तो पहले लिख लो यहाँ पर 18/292। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया रहता है, हम जिस हिसाब से समझते हैं उस हिसाब से हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलो हमने तो ऐसा ही सीखा है आज तक। इस तरीके से जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हम रख लेते हैं x और 19 यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो क्या करोगे भाई, तो सबसे पहला इसको और इसको काट लो। तो इसको जब काटोगे तो कितने से कटेंगे, ये 8 से कट जा रहे हैं, इसको जब काटोगे तो ये 4 से कट जा रहे हैं। यानी हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, ये निकल करके आ रहा है दोस्तों कि 1/4, चलो यहीं पर बता देता हूँ, 1/4 निकल करके आ रहा है, इंटू 1/8 निकल करके आ रहा है। इसी तरीके से 19 यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, इसको इंटू कर सकते हो, 32 ला सकते हो, और फिर 1/32 कर सकते हो, फिर 19 कर सकते हो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, ऐसे करेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्वल में है। इक्वल जब होता है तो ऊपर वाला नीचे के साथ और नीचे वाला ऊपर के साथ, यानी कि यहाँ पर करेंगे हम 32 इंटू 19। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इसको जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल करके आएगा दोस्तों, तो आंसर निकल करके आएगा यहाँ पर 608 निकल करके आ रहा है। इंटू कर लीजिएगा आप, 608 दिया हुआ है बी नंबर पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों, बी नंबर करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे कि 1/8 ऑफ 512 माइनस, ये आपका कोष्टक में है, -5/05 गुना 6। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 0, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/8 को तो क्या चलाएगा 0.125। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको 512 जहाँ पर ऑफ दिखे वहाँ पर क्या होता है, का होता है, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना चलाएगा, ये आपका माइनस का 10 चलाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, इंटू 6। ठीक है, अब इसको आप जब इंटू करेंगे तो हमारा निकल करके चला आएगा कितना, 64। कितना निकल करके चला आएगा, 64 निकल करके चला आएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर
ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा, यानी प्लस का 60 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल करके आएगा, 124 निकल करके आएगा। सी नंबर पे यहाँ पर 124 दिखने को मिल रहा है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा होगा तो कृपया इसको ब्रेक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर मान लगभग कितना होना चाहिए। देखिए 305.03 को भागित करना है 61.09 से, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 11.47 से। तो आप जान रहे हैं कि इसको जब भाग करेंगे तो क्या निकल करके आएगा दोस्तों। पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको लिख लेते हैं हम हमारे शब्दों में, ठीक है। 61.09 ये लिख लेते हैं, इसको इंटू करना है भाई 11.47 से। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना चला आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 4.99, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 47 के साथ। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीबन आएगा 5727, यानी कि लगभग किसके समान आ रहा है, तो लगभग यहाँ पर 57 के समान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 1000 प्लस 300 यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस किया हुआ है 500 भागित बटे 5 प्लस 100 कर किया है, और ये जो स्टार है वो इंटू का चिन्ह है, ये 4 हो जाएगा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, चलिए जो यहाँ पर सिंपल लग रहा है उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं एक बार में। चूंकि बॉड मास कहती है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो यहाँ पर हम दोनों ही करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1300 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर लीजिए, ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या कीजिए, 500 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना चला आएगा 100, यहाँ पर लिख दीजिए 100, ठीक है। प्लस 100 इंटू करना है आपको 4 से, ये 4 से इंटू है, यानी इंटू इसके साथ भी होगा, इंटू इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर 1300 कर लीजिए, उसके बाद फिर ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये 400 यहाँ हो जाएंगे, प्लस में 400 आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर 1300 ले लो आप, और यहाँ पर माइनस करके इन दोनों को जोड़ दो, 800 यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को आप माइनस कर दो तो कितना निकल करके आ रहा है, 500 निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा 500 आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, 3375 के 1/27 और आपका 2775 के आपका 44% कितना होने वाला है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, देख करके तो आप ये मिसटाइप हो गया है, ये देख करके आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको अब पहले लिख लो। मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप समझते हो उसी हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो इसको आप लिख लो इस तरीके से, अब ये आपको इजी लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह ही दे दो। ये प्लस का चिन्ह देने के बाद आप कर लो यहाँ पर कितना, 2775, कितना 2775 का 44% निकालना है भाई आपको। तो 44% आपको निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहला इसको काट करके देखो कि कट रहा है या नहीं कट रहा। कट रहा है भाई, कितने में कट रहा है, 125 में कट रहा है, इंटू 1 के साथ करना है आपको, ठीक है। इसको और इसको क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है फिलहाल। अरे तो आपको कर देना है यहाँ पर जो 2775 है, वो 2775 का यहाँ पर लिख देना है 2775। अब इंटू कर देना है 44%, का मतलब होता है दोस्तों कि 44 को भाग किससे करना है, 100% से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटू कर देना है इसको इसके साथ, यानी कि हमारे पास क्या क्या बच जा रहा है, ये देखिए, कलर चेंज करते हैं तब हमको समझ में आएगा। यानी कि 125 तो है ही हमारे पास, इसके साथ फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 122,100 ये हमको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। इंटू कर लीजिएगा, इसके बाद इसको कर देना है 100 से डिवाइड, यानी इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकल कर के आएगा, इससे ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, यानी हमारे पास क्या है,
125 तो है ही, इसके बाद इंटू करना है 12 21 से, ठीक है, सॉरी इंटू नहीं, ऐड करने हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐड का है, यहाँ पर आपको ऐड है, तो इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो क्या निकल करके आ रहा है, 1346 निकल करके आ रहा है। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 125 और 1221 को, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या निकल करके आएगा दोस्तों, 1346 निकल करके आ रहा है। 1346 यहाँ पर सी नंबर पे दिया हुआ है, तो 1346 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तो आप ये कर लो, क्या कर लो, ए नंबर इसको मान लो, बी नंबर इसको मान लो, सी नंबर इसको मान लो, ठीक है, यहाँ फिलहाल मान लो। अब मानने से पहले क्या करेंगे आप, करना ये है, जो सी है, सी जो है, सी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस पर में यहाँ पर लगाना है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान के चलना है आपको। जब ये मानेंगे तो क्या आपको लिख देना है कि ये यहाँ पर 20 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 21 स्क्वायर हो जाएगा ये, और 20 स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉडमास रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ें आपको निकालना है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसको जैसे ही निकालेंगे दोस्तों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने के लिए आ जाएगा। क्या चला आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2, और जो होता है वो त्रिभुज होता है, त्रिभुज ए और बी हम मान लिए हैं। तो त्रिभुज ए और बी जो हम लोग मान लिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, तो ए का यहाँ पर हम लोग माने हैं कितना, 21, क्या माने हैं 21, तो यहाँ पर 21 लिख लेना है और यहाँ पर 20 लिख लेना है, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, इससे ये कट जा रहा है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आएगा। अब इसी तरीके से जब हम लोग अगला क्रम देखेंगे तो अगला क्रम यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके चला आया है। क्या निकल करके आया, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आया है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर आपका निकल करके आया है। से देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, तो यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन है दोस्तों देखने को मिलेंगे, आयत का क्षेत्रफल हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, आयतन का क्षेत्रफल हो या त्रिभुज का आयतन हो, आपको ये सारे के सारे चीज़ पता होना चाहिए। अब ये जैसे कह रहा है कि आपका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई को हम 20 को दिखाते हैं, और जो लंबाई है, लंबाई को क्या दिखाते हैं, एक लंबाई है उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लंबाई हम मान लेते हैं, मान के चलो 5b, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा जो चौड़ाई है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणी चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला आप, तो यहाँ पर जो चौड़ाई दिया गया है 2 भाग में बांट दिया गया है। एक भाग तो आपका 5 गुना है, यानी कि जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, और जो चौड़ाई है वो कितना है, यहाँ पर 10 निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब फॉर्मूला में हम लोग मान रखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे वो कैसा निकलेगा दोस्तों, ये जो बी भाग है वो बी भाग को 10 करेंगे और ये दोनों को मान रख देंगे। क्या मान रखेंगे दोस्तों, 5 × 10 रख देंगे, और 5 × 10 क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर मान रख देना है। इन दोनों को, सॉरी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 चलाएगा, और 50 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चलाएगा, 500 सेंटीमीटर चलाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, 500 सेंटीमीटर होने वाला है करेक्ट आंसर। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
23वां क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है तो फिर से आपको आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये बता रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल वापस से निकालने के लिए यहाँ पर लेंथ और जो लंबाई है वो दिया गया है, L इंटू 12 लिख लीजिए और B इंटू 6 लिख लीजिए। ठीक है, लंबाई और गुना चौड़ाई यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मान रख देना है यहाँ पर 12 गुना 6। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो 12 छक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त केंद्र को 0 ओ से गुजरता हुआ देखते हैं, तो यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है। जितना कठिन देखने में पता चल रहा है उतना कठिन है नहीं। ठीक है, सबसे पहला हम इसे देख लेते हैं एक छोटा वृत्त और बड़े वृत्त के रूप में। ठीक है, ये मान लेते हैं ये बड़े वृत्त हैं और इसके ही अंदर एक छोटा वृत्त भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है इसके, यानी कि इसका जो व्यास है वो क्या है, आर है। इसको दो भाग में अगर हम लोग टुकड़ा कर देते हैं तो एक आर यहाँ हो जाएगा, एक आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले भाग को ओ मान लेते हैं, ये बड़े वृत्त का केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ कह रहा है कि भाई कितना है, 192 है, 192 है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या के रूप में लेते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले लिख लो, पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या है, 192, यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से जो आर है छोटे वृत्त और बड़े वृत्त को दोनों को दर्शाने के लिए क्या मान रखेंगे, ये मान रखेंगे पाई कोष्ठक में r/2 के घात में 2 रखेंगे और इसका मान यहाँ पर 192 रख देंगे। और इसका जो मान है वो क्या रखेंगे दोस्तों, ये 2 हो जाएगा तो ये पाई मान रख लेंगे, इसका हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, 192 यहाँ पर निकल करके आएगा। 192 जो निकल करके आएगा यहाँ पर देखिए, अब क्या होगा, अब ये होगा दोस्तों कि 192 और 4 का यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 192 और 4 का जब 192 और 4 को जब इंटू करते हैं तो कितना निकल करके आता है, 768 निकल करके आता है। अब 768 ही हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 768। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 768। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और आयतन 7392 सेंटीमीटर है। तो पाई बराबर 22/7 यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, हम आयतन को ले लेते हैं। आयतन कितना है, 7392, 7392 यहाँ पर आयतन दिया गया है। अब जो आयतन है ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का जो आंसर होगा, पाई आर स्क्वायर के एच के जो बराबर है वो क्या चलाएगा, 7392। ठीक है, जहाँ पर आर बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। अब आपको इसमें मान रखना है पाई आर इंटू आर एच, ठीक है, बराबर 7392, ये मान यहाँ पर दिया गया है। पाई का मान यहाँ पर दिया गया 22/7। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। आर का मान यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, एक आर का मान यहाँ पर दिया हो गया है, क्या दिया है, 14 दिया हुआ है। एच का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7392। ठीक है, एच का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि आयतन यहाँ पर मान लेना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर मान रख के आपको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये जो 14 है वो अगर हम इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको जब डिवाइड में लेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, 528 निकल करके आएगा। अब जो है वो पृष्ठीय बेलन का क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया ठोस बेलन का। अब इसी तरीके से यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बैठाना है तो 2πr h। ठीक है, तो जो 2πr h है
यहाँ पर पाई आर एच तो यहाँ पर निकल गया 528, ठीक है, पाई आर एच निकल गया। अब 2 पाई आर एच का निकालना है, यानी जो मान निकला है उसको 2 से इंटू कर देते हैं, हमारा मान निकल जाएगा, यानी 1056 सेंटीमीटर। तो 1056 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है क्या जी, बी नंबर पे दिया हुआ है 1056 सेंटीमीटर। बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसकी अनुप्रस्थ काट की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई आपको निकालना है गोले का आयतन और तार का आयतन के बराबर हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं गोले का आयतन और इसके बराबर में तार का आयतन, ठीक है, तार का आयतन। तांबे के गोले की त्रिज्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि तांबा के गोले की त्रिज्या को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर तांबे के गोले की त्रिज्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या ए सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से जो तार की त्रिज्या है ना, वो तार की त्रिज्या यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या को 8 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। अब जो मान निकलेगा दोस्तों क्या निकल करके आएगा, देखिए तार की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला ठोस तांबे के गोले को पिघला करके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा 4/3 पाई। इस फॉर्मूला में आपको मान रख देना है। अब इस फॉर्मूला में जब मान रखेंगे तो क्या निकल करके आएगा दोस्तों, यहाँ पर तांबे गोले की त्रिज्या को 6 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। क्या करना है दोस्तों, जो 4/3 है उसको आपको कर देना है, ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, और इसी तरीके से पाई इंटू हो जाएगा 8 × 8 × h, ठीक है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, अब इसको कट करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब हमारे पास कट करने के लिए कुछ नहीं है, अब हमारे पास बच क्या रहा है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो बच ये रहा है दोस्तों 4 × 6 × 6 बच जा रहा है, फिर बीच में हमारा 2 भी बच जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है 8 × 8 × h बच जा रहा है। अब काटेंगे इसको काट देंगे तो 4 बचेगा, ये 4 से ये कट जाएगा, फिर इससे ये कटेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर ये काटेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये काटेंगे 3 हो जाएगा। यानी हमारा क्या निकल करके आ रहा है, 3 और 2 निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों, 3 और 2 निकल करके आ रहा है। इसमें भी 3 निकल करके आ रहा है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 2 करेंगे तो आपका इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4.5 चलाएगा। कितना चलाएगा दोस्तों, 4.5। तो 4.5 यहाँ पर सी नंबर पे दिया हुआ है, तो सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। जो गोले की त्रिज्या है दोस्तों, गोले की त्रिज्या के लिए यहाँ पर क्या निकाला जाता है, यहाँ पर घन के रूप में लिखा जाता है, तो इसीलिए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 27वां क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहला प्रत्येक भुजा की लंबाई को आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग जो है वर्ग का परिमाप आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप है उसके बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप है यानी कि 4 गुना भुजा होता है। कितना होता है, 4 गुना भुजा हो जाता है। तो 4 गुना जब भुजा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का मान हमें नहीं दिया है, वर्ग का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप लिख लेते हैं 36 है, बराबर में 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भुजा हमें नहीं पता है, इधर इंटू है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 इधर कट जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा कितना निकल गया दोस्तों, 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9। चलिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी तरीके से, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अनुपात 2:2:3 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो त्रिभुज है
त्रिभुज, 3 त्रिभुज है, सॉरी केवल त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप एक साइड निकालना है, इसके बाद फिर 3 भुजाओं का योग निकालना है, 3 भुजा का योग। ठीक है, एक तरफ है त्रिभुज का परिमाप, एक तरफ है 3 भुजा का योग। 3 भुजा का जो योग है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:2:3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, प्लस में 2x लिख सकते हैं, प्लस में 3x लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके जो बराबर में क्या देखने को मिलेंगे, इस सब के बराबर में यहाँ पर 42 दिया हुआ है। जो 42 दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 42, तो सबसे बड़ी भुजा का संख्या आपको ज्ञात करना है। इन तीनों को आप काउंट करेंगे तो 7x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 7x। यहाँ पर 42 है, इसको इधर ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 निकल करके आएगा। अब 3 भुजा का संख्या चूंकि ज्ञात करना है या सबसे बड़ी भुजा का संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो 3x है। कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3x है, क्योंकि 2x से बड़ा यहाँ पर 3x है। इसी तरीके से 3x में मान रख देंगे हम, यानी कि x का मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या निकल कर के आ रहा है दोस्तों, 18 निकल कर के आ रहा है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार एलसीडी का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है और परिमाप 92 सेंटीमीटर है। यदि एलसीडी के आकार को विकर्ण की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है तो एलसीडी का आकार क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहला आयत का क्षेत्रफल देखना है आपको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, लिख लो। इसी तरीके से आयत का परिमाप देखना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2L प्लस में B होता है। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 92। अब क्या है, L प्लस बी जो है, L प्लस बी वो कितना है, 46। कितना है, 46। अब 46 कैसे आया दोस्तों, L प्लस बी तो इधर ही रह गया, ये 2 इधर गया, तो ये क्या हो गया, डिवाइड होकर 46 चला आया। ठीक है, अब जो 46 है और L इंटू जो B है वो कितना हो जाएगा, 480 के करीबन हो जाएगा। ठीक है, जो 46 है वो कैसे आया होगा और ये 480 कैसे आया होगा। जो 46 है दोस्तों यहाँ पर 30 और 16 को ऐड किए होंगे तो आया होगा आपका 46, और इसी को 30 और 16 को इंटू कर दिए होंगे तो आपका 480 आ गया होगा। ठीक है, यानी कि जो ये भाग निकल करके आ रहा है 30 और 16, इसी से आपको लंबाई और चौड़ाई लेना है। क्या है दोस्तों, जो लंबाई है वो आपका 30 है और जो चौड़ाई है वो आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका 16। ठीक है, तो L और B यहाँ पर निकल करके आ रहा है, तो आयत का जो विकर्ण है उसके बराबर हमको लिख देना है, आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण है फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए 30 का स्क्वायर ले लीजिए प्लस में 16 का स्क्वायर ले लीजिए। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए रूट से ये रूट आप काट सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा दोस्तों 1156। 1156 को जब अंडर रूट को हटाएंगे तो ये किसके बराबर में आएगा, 34 का स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर हट करके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिए क्या है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का आयतन आपको ज्ञात कर लेना है दोस्तों। तो आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला क्या फॉर्मूला है, लंबाई है गुणा चौड़ाई है, इसी तरीके से ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है। चलिए मान रखिए 40 गुना 20 रख दीजिए, गुना 10 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, 8000 आ जा रहा है। 8000 करेक्ट आंसर बी नंबर में है। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है हम सॉल्व कर लेते हैं कि यदि P प्लस क्यू प्लस 3R, P प्लस क्यू प्लस R ये चीज़ें हैं तो आपको
जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, P है, इसी तरीके से यहाँ पर Q हो जाएगा, फिर R हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला एक एक मान हम लोग लिख लेते हैं। ये P/3 है, Q/5 यहाँ पर होगा और R/ यहाँ 2 हो जाएगा। ये मान यहाँ पर छूटा हुआ है, P/3 Q/5 और R/2 यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो मान लिखा गया है ये आपको किस तरीके से निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो P है P+2Q प्लस में 3R बटे में P+Q+R, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये अनुपात में है तो ये आपका डिवाइड में हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2। इसी से हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 के, देख लीजिए। इसी तरीके से जो Q है, Q बराबर क्या हो जाएगा 5 के, और जो R है, R बराबर क्या हो जाएगा 2 के, ठीक है। यही मान जो है वो हमारा काम आने वाला है। अब इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूला में अब हम मान रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं दोस्तों, P प्लस में 2Q प्लस में 3R, ठीक है। मान रखिए, P का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 के, रख दीजिए 3 के। 2 इंटू Q का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 के, प्लस में 3 इंटू R का मान कितना दिया हुआ है 2 के दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व जब करेंगे तो 3 यहाँ से निकल करके आएगा, 5 दूना 10 यहाँ से निकल करके आएगा, प्लस में 3 दूना 6 यहाँ से निकल करके आएगा। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा 19 के निकल करके आ रहा है। इसी तरीके से P+Q+R में अब हमको मान रख देना है। रखिए 3 के प्लस में 5 के प्लस में R का मान आपको रख देना है। इसको फिर से सॉल्व करना है, 3 के 5 के प्लस 2 के, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 के। यानी कि पहला वाला जो मान है वो क्या हो जाएगा इस तरीके से निकल करके आएगा, यानी 19 के अनुपात 10 के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशियो में निकालेंगे तो 19:10 निकल करके आएगा। तो 19:10 का ही आंसर है क्या, हाँ है पहले नंबर पे, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं दोस्तों 32वां क्वेश्चन। दो मित्रों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि उनके वेतन का अंतर 3000 है तो उनके वेतन का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। चलो, दोनों मित्र का वेतन मान यहाँ पर निकालने के लिए दे रहा है। तो 3x है एक का और एक का 4x है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर बोला है, यानी कि 4x माइनस 3x के बराबर क्या दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है। यानी कि इन दोनों को जब हम निकालेंगे तो x का मान हमारा क्या निकल जाएगा 3000। 4x माइनस 3x कर दिए, हमारा 1x बच गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो कितना चलाएगा 7x। चलिए यहाँ 3x है, यहाँ 4x है ना, ठीक है। 7x, x का मान हमको रख देना है। 7x का मान जब हम लोग रखेंगे, चलिए 7x का मान रखेंगे तो 7x का मान यहाँ पर रख देंगे 3000। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 21000 निकल के आएगा। कितना निकल करके आएगा 21000। 21000 यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ है। सी नंबर आपका 21000 करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी तरीके से P अनुपात Q बराबर 4:5 और P अनुपात R बराबर 2:3, तो 3P अनुपात 4Q अनुपात 5R है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा ये बताया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखिए क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। P रेशियो जो Q है वो कितना है 4:5। P रेशियो R कितना है 2 इंटू 2, ठीक है, अनुपात 3:3। क्योंकि यहाँ पर P का मान है, यहाँ पर P का मान है, तो P का मान हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा 9।
तो इसका क्या 3 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 4:6, यानी कि P अनुपात R का मान कितना निकल करके आ रहा है, 4:6 निकल करके आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से PQR में देखना है इसका अनुपात क्या हो जाएगा। PQR का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, PQR का अनुपात हो जाएगा P का जो मान है वो कितना है दोस्तों, P का अनुपात हो जाएगा, बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, 4, 5, 6 निकल करके आ रहा है, चूंकि P का अनुपात यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब इसके अलावा अब आगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आगे करना है आपको सॉल्व, ये वाले जो ऑप्शन है उसमें अब मान रख देना है 3P/4Q/5R, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 3 × P का मान 4 है, इसी तरीके से 4 × Q का मान 5 है, इसी तरीके से 5 × 6 है, 4 तिया 12 हो जाएगा, अनुपात 20 हो जाएगा, अनुपात 30 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, अनुपात 10 हो जाएगा, इसके काटेंगे अनुपात 15 हो जाएगा, यानी 6, 10, 15, 6, 10, 15 यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, 6, 10, 15 ए नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 45% एल्कोहल के घोल को 60% एल्कोहल के घोल में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल को 72% एल्कोहल घोल में किस अनुपात में मिलाया जा सकता है, ये आपका आंसर बताना है। तो इसको बताने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप घोल में जो मिश्रित एल्कोहल है उसका मात्रा आपको लेना पड़ेगा। जो मिश्रित एल्कोहल है उसका मात्रा लेने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 45% को ले लेते हैं, प्लस में 3 × 60% को ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 90% हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 120% हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो क्या है दोस्तों, 180 हो जाएगा, 120 लिखा था, 180 हो जाएगा। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 270% यहाँ पर निकल करके चला आ रहा है। अब 270% को यूनिट में अगर निकाला जाए तो कितना निकलेगा दोस्तों, ये निकल करके चला आएगा 2.7% निकल करके चला आएगा। यूनिट में निकालने के लिए इसको कर देंगे 100 से डिवाइड, तो ये कितना निकल कर क्या चलाएगा, 2.7 के करीबन ये निकल करके चलाएगा। ठीक है, अब घोल के एल्कोहल की बात अगर करेंगे तो घोल के एल्कोहल प्रतिशत में इसको निकालना पड़ेगा, तो कितना निकलेगा, 2.7/5। अब ये जो 5 है उसके बाद 100, इसको जब काट देंगे, ये कहाँ से आया दोस्तों, 5, ये जो है 2:3 है, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों तीनों का रेशियो हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 यहाँ से निकल करके आया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना चलाएगा, 20 चलाएगा, 2.7 × 20 जब करेंगे तो इसका आंसर हमारा निकल करके चलाएगा, कितना निकल करके चलाएगा, 54% निकल करके चला आ रहा है। ठीक है, अब जो 54% निकल करके चला आ रहा है, अब ये 54% को ही एलिगेशन विधि के रूप में लिखते हैं। एलिगेशन विधि में आप दिखाएंगे, देखिए 66% जो एल्कोहल है उसको हम मध्य में रखेंगे, ये है हमारा एलिगेशन विधि। अब जो ऊपर वाले भाग है 54% यहाँ लिख लेते हैं, 72% यहाँ लिख लेते हैं। ये जो दोनों है इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12%, 6%, इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल करके चलाएगा, 6%, इसको जब माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल करके चलाएगा, 12% निकल करके चलाएगा। यानी कि जब इसका रेशियो निकलेगा तो कितना प्रतिशत निकलेगा, 6:12 अनुपात के करीबन निकल करके चलाएगा। जब इसको कट करेंगे, ये 6 × 1 = 6 हो जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि X और Y तांबे और एल्युमिनियम की 2 मिश्र धातुएं हैं, दोनों धातुओं को क्रमशः 6:5 और 5:9 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। यदि मिश्र की धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु
बनाई जाती है, तो जेड तांबे और एल्युमिनियम का अनुपात आपको ज्ञात करना है। सबसे पहला तांबे के अनुपात को हम लोग ज्ञात करने के लिए देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं तांबा, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। एक तरफ तांबा और एक तरफ एल्युमिनियम है। जो तांबा है वो x और y के रूप में लिख लेते हैं। x और y का रेशियो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 6 और 5 का रेशियो में निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो रेशियो है 5 और 9 के रेशियो में निकाल लेते हैं। अब जो निकलेगा दोस्तों दोनों की कॉम्बिनेशन में निकलेगा। दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या निकलेगा, 6 और 5 को जोड़ देंगे 11 आएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों का 14 आ जाएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ करेंगे। देखते जाइएगा दोस्तों कितना ज़्यादा आसान होने वाला है। अब इसको और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, और आसान बनाने के लिए हम कर लेंगे इसको इंटू कर लेंगे, यानी ये 6 और 14 को जब इंटू करेंगे तो कितना चलाएगा, 84 चलाएगा प्लस में। उसके बाद 11 और 5 को इंटू करेंगे तो कितना चलाएगा, 55 चलाएगा, ठीक है। अब इसको रेशियो निकालेंगे। 14 और 5 को जब इंटू करेंगे तो कितना चलाएगा, 70, और 11 और 9 को जब इंटू करेंगे तो कितना चलाएगा, 99 निकल करके चलाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो कितना निकल करके आएगा, 139 निकल करके आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल करके आएगा, 169 निकल करके आएगा। यही आपका लास्ट आंसर है, यही रेशियो है, 139 अनुपात 169। 139 अनुपात 169 है आपका डी नंबर पे, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को, मिट्टी के तेल की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर और स्प्रीट की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है, तो मिट्टी के तेल और स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र को 60% लीटर पर बेचने पर 50% का क्या हो, लाभ हो, ये आपको बताना है। और स्प्रीट का मिश्रण यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 60 लिखेंगे सबसे पहला, ठीक है। इसको इंटू कर देंगे, ये 50% निकालना है, तो 50% के रेशियो को यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे दोस्तों 100 + 150, ठीक है। इसको कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या चलाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 15 चौके 60 ये हो जाएगा। 4 यहाँ पर क्या निकल करके चला आ रहा है दोस्तों, 40 निकल करके चला आ रहा है। तो ये जो 40 निकल करके आ रहा है, अब ये जो 150 है वो कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ प्रति लीटर निकाला हुआ है, तो ये 30 जो है 30 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, मूल्य निकालना है दोस्तों। तो ये जो है वो 100/150 हमने लिखा है, ठीक है। जो 100/150 है वो प्रतिशत दर की यहाँ पर व्याख्या कर लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ये रेट 60 यहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से रेशियो कॉमन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो भाग है दोस्तों 40 भाग है। अब यहाँ पर एलिगेशन विधि फिर से हम लोग लगाते हैं, तो एलिगेशन विधि यहाँ पर जो 40वां है इसका 40वां का एलिगेशन यहाँ पर करेंगे, तो ये वाला जो पहला का है वो 48 निकल करके आया है, और दूसरा यहाँ पर 30 दिया हुआ है। एलिगेशन विधि करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 40 में से जब 30 का माइनस करेंगे तो कितना चलाएगा, 10 चलाएगा, और 48 में से यहाँ पर 40 का माइनस करेंगे तो कितना चलाएगा, 8 चलाएगा, यानी 10/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। 10 अनुपात को और छोटा करने के लिए 5 यहाँ करेंगे, 4 यहाँ करेंगे, यानी 5/4 करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बी नंबर 5/4 आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन क्या है, P एक कार्य का भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो Q उसी कार्य का भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, और दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आपको बताने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, P द्वारा किया गया कार्य का जो टाइमिंग है कितना है दोस्तों, 10 × 2 है, ठीक है।
10 गुना 2 क्यों कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 दिनों में पूरा कर रहा है और Q उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर दे रहा है। ठीक है, तो 10 गुना 2 ये कर देंगे तो कितना चलाएगा, 20 चलाएगा। इसी तरीके से पुनः 20 हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी कार्य जो Q कर रहा है उसको लगा टाइम कितना लगेगा, 5 गुना 4 यानी 20। ठीक है, अब ये 20 है, 20 के क्रम को इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये जो है, ये जो 4 है वो तो यहाँ पर 4 दिनों का है। अब ये जो 5 है और 2 है, इसका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेने के लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। टोटल वर्क जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः एलिगेशन विधि नहीं, यहाँ पर टोटल वर्क का विधि यहाँ पर लगाएंगे। ये जो 20 आ रहा है, 20 का यहाँ पर क्या रखेंगे, हम मान रखेंगे। P बराबर भी यहाँ पर 20 रखेंगे और Q बराबर यहाँ पर कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, Q बराबर 20 और P बराबर 20 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए +1 और +1, अब दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो उतना ही दिन में ये भी कंप्लीट कर पाएगा, उतना ही दिन में ये भी कंप्लीट कर पाएगा, इसीलिए +1 के रूप में हम लिए हैं। अब इसका मान अगर रख देंगे तो क्या मान रखेंगे, P + Q रखेंगे। P का मान यहाँ पर क्या रखेंगे और Q का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड करने के लिए। तो P और Q का मान कितना निकल करके आया है, 20 निकल करके आया है। 1 + 1 इसका आगे निकल रहा है, तो 20/1 + 1 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या निकल करके आ रहा है, 10 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 10 दिन हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, परम अकेले एक काम को 24 घंटे में कर सकता है और उसी चरण अकेले जो चरण है उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो 24 घंटा है, परम क्या कर रहा है, एक कार्य को 24 घंटों में ये कंप्लीट कर रहा है और उसी को चरण जो है 30 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। यानी कोई ऐसे रेशियो आपको निकालना है जो कि इससे भी मल्टीप्लाई करे और इससे भी मल्टीप्लाई करे तो हमारा निकल जाए। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके 120 लाएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 120 चला आएगा। जो इसका आंसर निकल करके आएगा कि परम और जो चरण है इसकी दक्षता क्या होगी, तो इसकी दक्षता हो रही है 5 और 4, यानी कि दक्षता इसका जोड़ देना है। तो यदि एक साथ ये काम करेंगे, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन में ये लोग अगर कार्य करेंगे, ये कह रहा है एक साथ जोड़ देना है, तो 5 और 4 इसकी दक्षता निकल करके आ रही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। वे एक दिन में जो कार्य पूरा कर सकते हैं, तो एक कार्य को पूरा कर सकते हैं ये दक्षता बटे एक कार्य, यानी 9/120। इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 3/40। सी नंबर 3/40 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका सी नंबर होगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो एक आदमी को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर सेकंड में निकालने के लिए आपको 5/18 है उसका ख्याल आपको एनी समय रखना होगा। ठीक है, जब भी आपको प्रति घंटा के रफ्तार से किसी भी चीज़ को चल रहा है तो 5/18 आपको लिखना है, टाइमिंग लिखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ms यहाँ पर निकल करके आएगा मीटर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरी रेलगाड़ी कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई इतनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी को पार करने में वो कितना समय लगेगा। अब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भाई हमको पता नहीं है, तो वो कितना मान के चले, 100 मीटर यहाँ पर मान करके चल रहा है। तो जब 100 मीटर इसको मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा गति। तो दूरी बटा गति हो जाएगा, दूरी यहाँ पर कितना निकल करके आ रहा है दोस्तों, तो दूरी यहाँ पर 100 किलोमीटर निकल करके आ रहा है, तो 100, और यहाँ पर जो निकला हुआ है इसकी जो टाइमिंग, जो गति निकली हुई है, कितना निकली हुई है, 25 निकली हुई है। अब इसको जब कट करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 4 सेकंड निकल करके आएगा। यानी कि
और जो ट्रेन की गति है वो कितनी सेकंड के बराबर है, तो 4 सेकंड के बराबर है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी मैथ का, एक व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर की दूरी तक वो चलता है तो कितने समय में वो पहुंच पाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला व्यक्ति की गति आपको पता करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति की गति है वो कितनी है। तो व्यक्ति की गति बराबर यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख दीजिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि मैंने बताया है कि प्रति घंटा वाले जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मीटर प्रति सेकेंड का मिलेगा। इसको हम कट करके जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके कितना चला आएगा, 7.5 निकल करके चला आएगा। जब 7.5 निकल करके चला आएगा उसके बाद ये कह रहा है कि 300 मीटर की दूरी के समय तय कर सकता है। तो 300 मीटर दूरी तय करता है तो उसका जो टाइमिंग है उसको आपको बताना है। तो ये निकल करके आएगा 300, उसको कर देना है 7.5 से डिवाइड। इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना चला आएगा, वो 40 सेकंड के करीबन आंसर चलाएगा। 40 सेकंड यहाँ पर डी नंबर दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो 40 में से 40 क्वेश्चंस मैंने जो समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर पूरे वीडियो समझ में आया होंगे तो एक कमेंट्स कर दीजिएगा अच्छा सा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।